अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लायोफिलाइजेशन फ्रीज ड्राइंग जिसको बोलते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि वाटर को जो है सबसे पहले आप रिमूव कराते हैं बाय सब्लिमेशन। सबसे पहले हम जो मटेरियल होता है उसको लेते हैं, वो फ्रीज होता है। ठीक है, फ्रीज करते हैं मतलब कि वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि उसके सराउंडिंग का प्रेशर डिक्रीज करके अब जो आपने फ्रीज किया हुआ होता है, मतलब जो भी आपके पास लिक्विड या वाटर फ्रीज हुआ हुआ होता है उस मटेरियल के अंदर, वो क्या होता है कि वो डायरेक्टली सब्लाइम हो जाता है फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस फेज। पहले क्या था, लिक्विड था, लिक्विड को हमने फ्रीज किया, वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड जो है वो सब्लाइम होकर गैस फेज में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेज। इसको कहते हैं लायोफिलाइजेशन। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, प्री ट्रीटमेंट, फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। प्री ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है, इट इज अ स्टेज प्रोडक्ट, इट इज स्टेज प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्रीजिंग। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री ट्रीटमेंट में आपके पास प्रोडक्ट को ट्रीट किया जाता है फ्रीजिंग के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसको कंसेंट्रेटेड फॉर्म में हम लोग उसको हम मजीद कंसेंट्रेटेड फॉर्म में ला रहे होते हैं ताकि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें क्या होता है, फ्रीजिंग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फ्रीजिंग के बारे में बताया हुआ है। बेसिकली ये आपके पास प्री ट्रीटमेंट के बाद का स्टेप होता है। इसमें क्या होता है कि मटेरियल को आप क्या कर रहे होते हो, फ्रीज कर रहे होते हो एक ड्राइंग फ्लास्क के अंदर या किसी रोटेटिंग फ्लास्क के अंदर, और कूल करने के लिए या उसको फ्रीज करने के लिए हम ड्राई आइस या फिर मेंथोल या फिर कोई रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे होते हैं। और लार्ज स्केल की बात की जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई फ्रीज ड्राइंग मशीन यूज कर रहे होते हैं जिसमें हम अपने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने लार्ज क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको स्लोली स्लोली फ्रीज करना है, और अगर स्मॉल क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करने हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को फास्टली जो है वो फ्रीज करते हैं। ड्राइंग में क्या होता है कि जैसे ही आपके प्रोडक्ट फ्रीज हो गई, आपने वैक्यूम क्रिएट कर लिया, अब क्या होता है कि प्रेशर को हम लोग लो करते हैं और फिर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट जैसे ही प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो 95% वाटर होता है वो आपका सब्लाइम हो जाता है। मतलब कि जो 95% आपकी आइस होती है वो आपके पास डायरेक्टली सब्लाइम होती है, मतलब कि डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होती है, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। ठीक है, और पीछे आपके पास जो लेफ्ट ओवर बच जाता है उसको जो है आप लोग क्या करते हो कि आपके पास वो स्पॉन्जी सा सॉलिड मटेरियल होता है। फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं उसको हम लोगों ने सही तरीके से सील करना होता है ताकि वो मॉइस्चर को रीअब्सॉर्ब ना कर ले, क्योंकि उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो मॉइस्चर को रीअब्सॉर्ब कर सकती है। अभी किस किस चीज के लिए हम लोग इसको लायोफिलाइजेशन के प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है। मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होती हैं जो कि आपके पास थर्मोलेबाइल होती हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं। थर्मोलेबाइल मतलब कि जो हीट सेंसिटिव होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है, ये किसके लिए यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ब्लड प्लाज्मा एंजाइम्स और हॉर्मोन्स वगैरह के लिए। ठीक है, जो है इसको हम लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो है आपके पास क्या होता है कि फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स जो होती हैं इसको हम लोग स्पॉइल होने से भी बचा सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है आपके पास जो शेल्फ लाइफ है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है, जैसे डिफरेंट वैक्सीन और इंजेक्शन वगैरह होते हैं। फिर इसके अलावा इसको जो है फूड की प्रिजर्वेशन के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो आपके पास नेक्स्ट सब्लिमेशन का प्रोसेस है, सब्लिमेशन का प्रोसेस जो होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, मतलब कि लिक्विड स्टेट में हम इसको कन्वर्ट करते ही नहीं है और ये डायरेक्टली आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है। जो आपके पास प्रोडक्ट आती है उसको सब्लिमेट कहते हैं या सब्लाइम्ड मटेरियल कहते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि लेबोरेटरी स्केल के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि sublimation may be carried out by using a very simple apparatus consisting of china dish, perforated filter paper, funnel and plug of cotton। ये हमारे पास चीजें यूज हो रही होती है सब्लिमेशन के अंदर। अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि जो मटेरियल जिसको हमने सब्लिमेशन जिसकी करानी होती है उसको हम चाइना डिश के अंदर रखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम लोग कवर कर देते हैं किसी परफोरेटेड फिल्टर पेपर से। ग्लास फनल को उल्टा करके उसके ऊपर रख देते हैं, और फिर क्या होता है कि जो भी आपके पास सब्लाइड मटेरियल होता है उसके अंदर होता है, और जो फनल होता है वो इन्वर्टेड पोजीशन में उस फिल्टर पेपर के ऊपर होता है। चाइना डिश को हम लोग हीट कर रहे होते हैं, और द सैंड बाथ वेपर जो आपके पास होते हैं वो उन
फिल्टर पेपर की परफोरेशन से पास होते हैं और वो जो इनर सरफेस होता है उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग उसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद जो है क्या होता है कि आपके पास जो भी वेपर्स होते हैं वो आपके पास क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा जो हुए होते हैं उसको आप कलेक्ट कर लेते हैं। एक तो इसका फायदा ये है कि प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस जैसे आयोडीन, कैम्फर और सल्फर वगैरह। इसके अलावा हम डिफरेंट सब्सटेंसेस से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जैसे आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ट्रिचुरेशन। ट्रिचुरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने छोटे छोटे पीसेस में किसी चीज को कन्वर्ट करना, मतलब पीसना, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं मोटर एंड पेसल के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, मोटर को हम लोग यूज कर रहे होते हैं साइज रिडक्शन के लिए, डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं। ट्रिचुरेशन जो होती है इसमें हम क्या करते हैं कि जो होमोजेनियस मटेरियल होता है उसको जो ऑब्टेन करते हैं थ्रू मिक्सिंग। ये आपके पास एक ड्राई प्रोसेस होता है, लेविगेशन से डिफरेंट होता है। लेविगेशन के अंदर आप लेविगेशन या लुब्रिकेटिंग एजेंट यूज करते हैं और पेस्ट बनाते हैं। इसके अंदर कोई भी लिक्विड चीज यूज नहीं होती, जो पाउडर होता है डायरेक्टली उसको हम लोग रब कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसको मजीद कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम लोग इसके अंदर वन डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर नेक्स्ट आपके पास जो एप्लीकेशंस आती हैं फार्मेसी में, उसमें सबसे पहले होता है कि आप जो है साइज रिडक्शन, डिफरेंट सब्सटेंसेस की साइज रिडक्शन के लिए इसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स की मिक्सिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा जो आपके पास लोशन, क्रीम्स वगैरह, ऑइंटमेंट्स होती हैं उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। और फार्मेसी के अंदर डिस्पेंसिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग्स जो होती हैं उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस इज द लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम द हाइड्रेटेड सब्सटेंसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या हो रहा होता है कि एफ्लोरेसेंस के अंदर जो सब्सटेंसेज जिन्होंने वाटर एब्जॉर्ब किया होता है उसमें से वाटर को रिमूव कराना होता है। वाटर की रिमूव कराने के प्रोसेस को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। In hydrated form, the water molecules attached to the compound, the surrounding atmosphere also has vapors and definite vapor pressure due to water vapors present in the atmosphere. अब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके पास, उसमें क्या होता है वाटर उनके साथ अटैच हुआ होता है। अब जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होती है आपके पास, उसके अंदर भी वाटर वेपर्स होते हैं, तो आपके पास एक वाटर वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होता है वो बेसिकली जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपके पास जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस है उसके अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है सराउंडिंग से, तो क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो सराउंडिंग में चले जाएंगे और इनहाइड्रेट फॉर्म में आ जाएंगे। इस फिनोमेना को फ्लोरेसेंस कहते हैं। फिर आगे अब फ्लोरेसेंस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करा दिया, आपने कोशिश करनी है कि आप अपने सब्सटेंस को क्लोज कंटेनर के अंदर रखें ताकि मजीद वाटर एब्जॉर्ब ना करे वो। इसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं कि सही एयर टाइट कंटेनर हम लोगों ने यूज करना होता है ताकि कोई भी एयर जो है वो इसके अंदर से बाहर से अंदर जो है वो ना आ सके। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कि जो आपके पास डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल्स है, हमने उसको अब स्टडी करना है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है एलेक्सर। एलेक्सर जो होता है ये आपके पास अल्कोहल होता है इसके अंदर, तो इसलिए हमने इसको कैसे स्टोर करना होता है कि वॉलेटाइल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसको हम लोग क्लोजली टाइट कंटेनर के अंदर और कूल प्लेस के अंदर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट ईयर ड्रॉप्स है। ईयर ड्रॉप्स आपकी लिक्विड प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि ड्रग्स को हम लोग डिसॉल्व कर रहे होते हैं किसी सूटेबल व्हीकल के अंदर, जैसे वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल वगैरह। और फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ ड्रॉपर अटैच करते हैं ताकि ईयर ड्रॉप्स को जो वो यूज किया जा सके। फिर आपके पास कॉमनली यूज्ड व्हीकल्स में हमारे पास आ जाता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन वगैरह। फिर आगे आ जाता है water is disfavored because it would face difficulty in mixing with the secretions of ear which are mainly fatty. वाटर जो है उसको नहीं यूज करते हम ईयर ड्रॉप्स बनाने में। क्यों? क्योंकि जो आपकी ईयर सिक्रीशंस होती हैं वो मेनली फैटी इन नेचर होती है। वैक्स वगैरह जो होती है वो आपको आपने नोट किया होगा वो फैटी इन नेचर होती है। तो क्या करते हैं हम लोग वाटर यूज करते हैं ताकि जो आपकी फैट वगैरह जो है उसके अंदर जो है वो वाटर, क्योंकि डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए वाटर को हम लोग ईयर ड्रॉप्स बनाने के लिए या व्हीकल के यूज के लिए नहीं इस्तेमाल करते। ईयर ड्रॉप्स को ईयर की क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, कान की सफाई के लिए, जो वैक्स होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए, कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए। क्लियर? जो ईयर ड्रॉप्स होते हैं आपके पास उनको फ्लूटेड बॉटल्स के अंदर जो है वो डाला जाता है। फ्लूटेड बॉटल्स वो होती है जिनके आगे जो है वो ड्रॉपर सा लगा होता है, ठीक है, और ऊपर जो है इसके मेंशन कर दिया जाता है कि इट इज फॉर द एक्सटर्नल यूज ओनली। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं नेजल ड्रॉप्स। नेजल ड्रॉप्स जो होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं जिनको आपने नॉस्ट्रल्स के अंदर बाय द मींस ऑफ ड्रॉपर जो है वो इंस्टॉल करना होता है। ये आपके पास जो एंटीसेप्टिक नेचर के होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं और वेजो कंस्ट्रक्शन इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर उसके बाद व्हीकल्स जो कि नेजल ड्रॉप्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसमें हमारे पास लिक्विड पैराफिन, वेजिटेबल ऑयल वगैरह आ जाते हैं।
ये क्या करते हैं, ये आपके एक्शन को प्रोलॉन्ग करते हैं. But now the use of oily vehicle in the preparation of nasal drops discouraged because on prolonged use the oil retards the ciliary action of the nasal mucosa of drops of oil may enter the trachea and lipid pneumonia एंड कॉज लिपॉइड निमोनिया. अब इसमें क्या होता है कि नेजल ड्रॉप्स के अंदर हम लोग कोई भी ऑयली व्हीकल यूज नहीं करते. इसका रीजन क्या है कि जैसे ही आप नाक के अंदर ड्रॉप्स डालते हैं तो वो जो अगर आप उसके अंदर कोई ऑयली या फैटी व्हीकल यूज करते हैं वो आपकी सांस की नाली के अंदर जाके जो निमोनिया कॉज करा सकता है. इसलिए इस नेजल ड्रॉप्स के अंदर ज्यादातर हम वाटर ही प्रेफर करते हैं. जो नेजल ड्रॉप्स जब हम डिस्पेंस कर रहे होते हैं तो एक तो इनको आइसोटोनिक होना चाहिए, पेज नेचुरल होनी चाहिए. फिर इसके अलावा जिसकी विस्कोसिटी है वो आपके पास जो है वो नेजल सिक्रेशंस के बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए. और ये आपके पास जो है फ्लूटेड बॉटल्स के अंदर जो कि ड्रॉपर के साथ होता है उसके अंदर इसको डिस्पेंस होना चाहिए. नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं पेस्ट को जो है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है हमारे पास. और इसके अंदर जो है वो फाइनली डिवाइडेड पाउडर की ज्यादा मिकदार यूज हो रही होती है. एनहाइड्रेस इन नेचर होती है, वाटर सॉल्युबल भी हो सकती हैं, ऑयल सॉल्युबल भी हो सकती हैं. फिर उसके अलावा जो है इसके अंदर पाउडर जो ज्यादातर होता है वो स्टार्च यूज होता है जो कि इसकी थिकनेस का जरिया बनता है. और स्टार्च इसको थिक बना देता है और ये स्किन के ऊपर जो एरिया होता है बेसिकली उसके ऊपर ज्यादा स्प्रेड नहीं हो सकती. जो क्रोसिव ड्रग्स होती हैं ये हम लोग ज्यादातर जो डीथ्रोन जैसे ये आपके पास जो क्रोसिव एजेंट्स होते हैं वो पेस्ट के अंदर यूज करते हैं ताकि जो क्या कहते हैं इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है बेसिकली वो थोड़ी सी कम होती है स्किन के अंदर. ठीक है, ओवर द स्किन ये स्टे टाइम इसका ज्यादा होता है मगर एब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि थिक इन नेचर होता है. जो लिक्विड होते हैं वो ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं. पेस्ट जो होते हैं वो हम लोग लेयंस के ऊपर जो भी आपके पास ब्लिस्टर्स छाले वगैरह बने होते हैं उसके ऊपर आप लगा सकते हैं मगर इसको जो है वो हम स्किन के ऊपर स्प्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है. जैसे टूथपेस्ट वगैरह ये आप देख लें, ये इसकी थिकनेस काफी ज्यादा होती है ऑइंटमेंट्स और लोशंस और क्रीम्स से. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जेल्स भी आप टॉपिकल यूज के लिए करते हैं. ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट इन नेचर होती है. लुब्रिकेंट स्पर्मिसाइड्स वगैरह की जो होती है उसके अंदर जो है वो भी हम लोग जेल वगैरह ऐड कर रहे होते हैं ताकि लुब्रिकेटिंग इफेक्ट आए. फिर इसके अलावा आपके पास जो कोल्ड आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग कर रहे होते हैं, सोरियासिस और एक्जिमा की प्रिपरेशन के लिए भी. फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि जेल को प्रेफर कर रहे होते हैं. ठीक है, जैसे इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आ जाती है और एंटासिड्स आ जाते हैं. फिर आगे आपके पास आ जाता है साशे या कैशे जिनको कहते हैं. ये आपके पास पाउडर फॉर्म में होते हैं. ये आपके पास छोटे छोटे जैसे आपके पास कैल्सी का साशे आ जाता है. इसके अलावा डिफरेंट आपके पास सिट्रोसोडा राइजिक के साशे आते हैं. ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो आपके पास राइस फ्लोर होता है और वाटर होता है उसको हम लोग 2 सिलेंडर्स के दरमियान उसका पेस्ट घुमाते हैं. उसके पेस्ट से आपके पास एक थिन सी शीट बनती है. ठीक है, जिसको राइस पेपर कहते हैं. और फिर उसके अंदर हम लोग जब अपना पाउडर डाल के जो है वो इसके अंदर ऐड करके उसको फिर आगे पास कर देते हैं मार्केट के अंदर. पाउडर जो इसके अंदर होता है वो 0.222 ग्राम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कोलॉइडेंस जो होते हैं, कोलोडियंस जो होते हैं आपके पास फ्लूइड प्रिपरेशन जो होती है. ये आपके पास किसी ब्रश या रॉड के थ्रू आप इसको लगाते हो. वॉलेटाइल इन नेचर होती है, जल्दी एवापोरेट हो जाती है, स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयरिंग बनाती है. इसके अंदर अल्कोहल या ईथर की फॉर्म यूज होती है. और इसके अंदर जो है हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपके लिए सब्सटेंस के अंदर होती है. अनमेडिकेटेड मेडिकेटेड फॉर्म्स दोनों अवेलेबल होती हैं. स्मॉल कट्स वगैरह से जो इसको प्रिवेंट किया जाता है. फिर आगे ड्रॉट्स होते हैं. ड्रॉट्स जो होते हैं दे आर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक या एक से ज्यादा जो है लार्ज डोजेस होती हैं जो कि 50 ml तक प्रिस्क्राइब की जाती हैं. फिर आगे इन्होंने ये बताया हुआ है कि ईच डोज इज इशूड इन अ सेपरेट कंटेनर. IP Cacuana, emetic draught, pediatric is exceptional. The normal dose is 10 to 15 ml. Therefore, a multiple dose volume is prescribed. Draught जो होता है, draughts जो आपके पास 50 ml तक होते हैं मगर कुछ आपके पास normal doses 10 to 15 ml तक की भी होती हैं. फिर एनिमास जो होते हैं आपके पास सोल्यूशन या सस्पेंशन होते हैं जो कि ऑयल एंड वाटर इमल्जन्स होते हैं जिनको आप रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं. फिर गार्गल्स आ जाते हैं जिसको थ्रोट इन्फेक्शन हो, जैसे आपके पास वाटर जो माउथ वॉशेस होते हैं इनका आप गार्गल करते हो, ये एज अ गार्गल यूज होते हैं. ठीक है, फिर जेल्स होती हैं वही जो हमने ऊपर पढ़ी. आपके पास जो है ये ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट फॉर्म में यूज होती हैं. फिर ग्रेन्यूल्स होते हैं आपके पास. ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये हम लोग ड्रग की जो होती है कैप्सूल जो होते हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी हम ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं. इसके अलावा ये आपके पास जो पाउडर मतलब ग्रेन्यूलर फॉर्म में जो है आपके पास एक साशे में भी आता है जिसको हम लोग जो है वो फॉर द स्टमक या जो भी आपके पास इश्यूज होते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं. जैसे राइजिक हो गया,
कैल्सी वगैरह हो गई, ये वाली साशे, ठीक है। डायमीटर जो ग्रेन्यूल्स का होता है वो 2 से 4 mm के दरमियान होता है। फिर आगे आपके पास आ जाते हैं इंसफ्लेशन। इंसफ्लेशन आपके पास डस्टिंग पाउडर होते हैं जो कि आप नोज, थ्रोट या बॉडी कैविटीज के अंदर जो वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको स्निफ किया जाता है, मतलब सूंघ के भी हम इसको एज अ ड्रग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इरिगेशंस। इरिगेशंस जो आपकी बॉडी में इंफेक्शन हो जाते हैं, जैसे ब्लैडर में, विजाइना में, नोज वगैरह में, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि इरिगेशन या प्लास्टिक ट्यूब वगैरह जो कैथेटर होता है वो यूज कर रहे होते हैं। सॉल्यूशंस एंड इक्विपमेंट्स यूज फॉर ब्लैडर इरिगेशन मस्ट बी स्टेराइल। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इरिगेशन कर रहे होते हैं वो आपके पास स्टेराइल होना चाहिए। फिर जेलीज, वही आपके पास रेपिटेशन हो रही है, तो ये आपके पास नॉन ग्रीजी सेमी सॉलिड ट्रांसलूसेंट प्रिपरेशन होती हैं। जेलिंग एजेंट जो जेलीज के अंदर डालते हैं वो जेलेटिन भी हो सकता है, इसके अलावा स्टार्च, ट्रगरकेंट, सोडियम एल्जिनेट, सेलुलोज डेरिवेटिव भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं लिंक्टिसिस। लिंक्टिसिस जो होती है ये आपके पास ओरल प्रिपरेशन होती हैं। ये ज्यादातर आपकी खांसी वगैरह के लिए इनको जो है एडमिनिस्टर किया जाता है। 5 ml तक इनकी डोज होती है। डिमल्सेंट इफेक्ट होता है, सूदिंग इफेक्ट होता है, आपकी गले की खराश को ठीक करते हैं। लोजेंजेस जैसे स्ट्रेप्सिल्स वगैरह आती हैं, ये आपकी माउथ और थ्रोट के लिए जो है बहुत अच्छी होती है। स्लोली एडमिनिस्ट्रेशन होती है इनकी, आप इनको सक करते रहते हैं मुंह में रख के, और उससे क्या होता है कि आपको एक सूदिंग इफेक्ट मिलता है। माउथ वॉशेस जैसे हमने पहले एग्जाम्पल दी। फिर नेजल ड्रॉप्स, वही जो आपके पास पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। पिल्स आपके पास आ जाती हैं। जो पिल्स होती हैं आपके पास, पिल्स आपके पास जो है ये क्या होती हैं, टैबलेट्स फॉर्म में या कैप्सूल्स जो होती हैं, इनको हम पिल्स का नाम भी देते हैं। स्फेरिकल, ओवॉइड, ये शुगर कोटेड होती हैं। पोल्टिसेस जो होती हैं आपके पास, ये आपके पास क्या होता है कि पेस्ट होता है, थिक पेस्ट होता है। पोल्टिस आपके पास हीट प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई मसल में पेन है, आपकी हड्डियों में कहीं दर्द है, तो क्या करते हैं, पोल्टिस एक आपके पास थिक पेस्ट होता है, वो गरम गरम हम रख के उसके ऊपर बैंडेज कर देते हैं। जैसे उसके ऊपर बैंडेज करते हैं तो क्या होता है कि उससे पेशेंट का जो भी एरिया अफेक्ट हुआ होता है वो ट्रीट किया जा सकता है। फिर सोल्यूशंस आपके पास आते हैं। डिफरेंट सोल्यूशंस हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं, जैसे ब्लड इरिगेशन के लिए एंटीकोएगुलेंट सोल्यूशंस होते हैं। फिर डर्मेटोलॉजिकल सोल्यूशंस होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल यूज के लिए यूज होते हैं, ब्रोकन अनब्रोकन स्किन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट पर्पस के लिए हम सोल्यूशन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 10 था ये एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच।